वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग चुंबकत्व टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तुलना करना सीखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैट में जितने फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले चुंबक में भी नाम बदल बदल कर आए थे। हम लोगों ने भली भांति उनको सिद्ध करना सीखा जाना हमने। अब दो पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक चुंबक और चुंबक के बारे में बेसिक जानकारियाँ। नंबर 2 स्थिर विद्युत और चुंबक से तुलना। और तीसरा आज सीखेंगे हम लोग पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में। पृथ्वी में भी चुंबक है, पृथ्वी एक चुंबक की भांति क्या व्यवहार करती हैं, इन सारी बातों पर आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम लोग का आज का पहला टॉपिक जो दिख रहा है भू चुंबकत्व। भू मतलब पृथ्वी। पृथ्वी में भी चुंबकत्व का गुण है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक है विलियम गिलबर्ट। कौन? विलियम गिलबर्ट। उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करती है। हम कहते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक है, तो आप कहोगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक है? पृथ्वी मिट्टी, पानी, पत्थर से बना हुआ है, तो पृथ्वी चुंबक कैसे हो सकता है? तो अगर इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो हमारे पिछले क्लास के वीडियो की कुछ बातों को आप थोड़ा सा नोटिस करिए। हमने आपको चुंबक के बारे में क्या बताया था कि एक चुंबक जब प्रभावित होता है तो एक चुंबक से ही हो सकता है। एक चुंबक किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित नहीं हो सकता। तो एक चुंबक जब प्रभावित होगा एक चुंबक से ही होगा। ये बात अब याद रखिए। अब चलिए आते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व पर। हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। निसंकोच ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि इसके प्रमाण हैं, प्रूफ हैं। पहला प्रूफ, एक चुंबक को यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओ। छड़ चुंबक प्रयोगशाला में जो हमने बनाया उसको यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। हमने सोचा ऐसा क्यों? तो हमने आपको बताया भी था कि ये पृथ्वी के चुंबक के कारण होता है, भू चुंबकत्व के कारण होता है। तो भू चुंबकत्व का पहला प्रमाण तो मिल गया कि भू चुंबकत्व के कारण ही कोई स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये प्रमाण है, क्योंकि उस चुंबक पर तो कोई अगल बगल कोई चुंबक है नहीं, क्योंकि वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा, ठहरेगा तो कुछ कारणों से, किसी चुंबकीय प्रभाव से। और उस स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक पर कौन चुंबकीय प्रभाव डालता है? पृथ्वी, क्योंकि अगल बगल तो कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ या दूसरा कण, हम लोग तो चुंबक नहीं हो सकते। तो भू चुंबकत्व, पृथ्वी पर चुंबक है। हमारी पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसका प्रमाण है कि जब भी किसी छड़ चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो वह भू चुंबकत्व के कारण ही उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये प्रमाणित करता है। नंबर 2, दूसरा प्रमाण, एक लोहे को पृथ्वी में लंबे समय तक गाड़ दो, 2, 4, 10 साल तक गाड़ कर छोड़ दो, वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो एक चुंबक के संगत में रहकर ही चुंबक की तरह व्यवहार कर सकता है। मतलब पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है और उसी चुंबक के चुंबकत्व के कारण पृथ्वी में गाड़ा गया वह चुंबक, वह लोहा एक चुंबक की भांति कार्य करता है। ये तो प्रमाणित हो गया कि नहीं, हमारी पृथ्वी एक चुंबक है, इसमें अब कोई शंका नहीं है। इसके प्रमाण है ये कुछ। अब सवाल ये आएगा कि पृथ्वी चुंबक है, अब इसमें कोई शंका नहीं। क्यों चुंबक है? किन सिद्धांतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है? इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, वो थ्योरी हमें जानना है और उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे।
वो जानने से पहले एक बात और चीज़ों समझ लो कि एक क्षण चुंबक को हमने लटकाया, वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरा भूचुंबकत्व के कारण। उसके दो ध्रुव हुए, उत्तर की ओर जो चला गया उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर चला गया उसको दक्षिणी ध्रुव। तो हमने नामकरण तो दिशा के आधार पर किया ना, कि जो उत्तर की ओर रुकेगा वह उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण की ओर रुकेगा वो दक्षिणी ध्रुव। तो बताओ चुंबक के ध्रुवों में आकर्षण प्रतिकर्षण कब और कहाँ कैसे होता है? तो हमने पढ़ा है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव कभी जा सकता है? नहीं। तो जब जाएगा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आकर्षित होगा। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबक का उत्तरी ध्रुव आकर्षित होगा। मतलब जो हम लोगों ने नामकरण किया है वह वास्तव में रियलिटी से जस्ट उल्टा है। क्षण के अंदर वास्तव में उल्टा होता है। हम लोगों ने तो नाम रखा, उत्तर की ओर चला गया तो उत्तरी ध्रुव, उत्तर की ओर कभी उत्तरी ध्रुव नहीं जा सकता, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होगा। तो पृथ्वी के उत्तरी की ध्रुव की ओर किसी क्षण चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जाएगा, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव जाएगा। तो वास्तव में उल्टा होता है, चुंबक के अंदर उल्टा होता है। हम लोगों ने नामकरण ही गलत किया है। उत्तर की ओर रुक गया तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की ओर रुक गया तो दक्षिण ध्रुव। तो ये बात समझना कि चुंबक के अंदर इसका जस्ट उल्टा होता है। हम लोग के नामकरण करने में कमियां रह गई हैं, जिन्होंने भी किया हो। तो नामकरण तो ऐसे ही हुआ, उत्तर की ओर रुका तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की ओर, लेकिन वास्तव में चुंबक के अंदर इसका जस्ट विपरीत होता है। उत्तर की ओर दक्षिणी ध्रुव रुकेगा और दक्षिण की ओर उत्तरी ध्रुव रुकेगा। ये तो भूचुंबकत्व के बारे में। अभी हम लोग जान रहे थे कि पृथ्वी हमारा एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? भू चुंबकत्व के कारण या सिद्धांत आप कह सकते हो। मतलब पृथ्वी को चुंबक हम लोग कैसे कह सकते हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं? तो पहले हम लोग गिलबर्ट का पढ़ लेते हैं। गिलबर्ट का सिद्धांत। चलिए, गिलबर्ट ने पृथ्वी को चुंबक मानने का कारण क्या दिया वो हमें समझना है। सबसे पहले गिलबर्ट ने बताया कि हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। उनसे पूछा गया कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है? तो जानते हो बच्चों उन्होंने क्या कारण दिया? उन्होंने बताया कि पृथ्वी के गर्भ में एक बहुत शक्तिशाली तथा छोटा चुंबक स्थित है। क्या विलियम गिलबर्ट ने अपने स्टेटमेंट के लिए क्या कारण बताया? कि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के अंदर उसके केंद्र पर एक शक्तिशाली चुंबक स्थित है और उसी चुंबक के कारण भूचुंबकत्व है। चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन विरोधियों ने कहा कि पृथ्वी के केंद्र पर ऐसा विशाल चुंबक आपके पिताजी रखेंगे? कहां से आया, कौन रखा, किस प्रकार आया? तो इसका कोई जवाब गिलबर्ट के पास नहीं था। अंदाज से कहनी अलग बात है और सिद्धांत के साथ अपनी बातों को प्रस्तुत करना अलग बात है। तब तो यहाँ गिलबर्ट के सिद्धांत का कोई प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत नहीं आया, अंदाजतन सिद्धांत को सही नहीं माना जा सकता। तो ये सिद्धांत तो फेल कर गया। फिर से एक बार समझ लो, गिलबर्ट ने बताया कि हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसके चुंबकत्व का कारण क्या है? तो इसके केंद्र पर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक स्थित है। तो सवाल पूछा गया कि ऐसा शक्तिशाली चुंबक वहां आया कहां से? तो इसका जवाब गिलबर्ट के पास नहीं था, क्योंकि वो तो तथ्यहीन, अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी संवेदनाओं के आधार पर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसका कोई और छोर नहीं था। अंदाज से बात कही है, क्योंकि साइंस में जो प्रमाणित न हो वो विज्ञान थोड़े हो सकता है। नंबर 2,
दूसरी बार गॉस ने सिद्धांत दिया। गॉस ने क्या बस सुझाव दिया कि हमारी पृथ्वी एक चुंबक है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसमें नहीं सोचना, आप भी नहीं सोचोगे कि चुंबक नहीं है। तो इसके चुंबक के पीछे का कारण को बताने के लिए गिलबर्ट ने क्या बताया, तो गॉस का स्टेटमेंट क्या था, पृथ्वी को चुंबक मानने का गॉस ने क्या सुझाव दिया, गॉस ने क्या सिद्धांत दिया कि हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। ये सत्य है। इसका कारण क्या है, गॉस का कारण समझिएगा, गॉस क्या सिद्धांत बताते हैं। सिद्धांत या कारण बात एक ही है, सिद्धांत को ही कारण कहते हैं। कारण मतलब पृथ्वी को चुंबक मानने का रीजन क्या है, सिद्धांत क्या है, कारण क्या है। तो गॉस ने क्या सुझाव दिया, बच्चों ध्यान से समझना, आप सोचो, आप भी सोचो इस बात को, गॉस ने भी सोचा, आप भी सोचिए कि ये चुंबक जो प्राकृतिक चुंबक है वो निकलता कहां से है, पृथ्वी के अंदर से ही तो निकलता है। तो गॉस ने यही कारण बताया कि ये जो चुंबकीय पदार्थ हैं, चुंबकीय तत्व हैं, वो पृथ्वी के अंदर ही पाए जाते हैं और इन्हीं पदार्थों के चुंबकत्व के कारण पृथ्वी का चुंबकत्व है। जो चुंबकीय पदार्थ हैं मतलब पृथ्वी के अंदर बहुत सारे चुंबकीय पदार्थ स्थित हैं और उन पदार्थों के चुंबकत्व के कारण ही पृथ्वी का चुंबकत्व है। ये गॉस का स्टेटमेंट था। चलिए अब इसकी बात में समझिए कि इन्होंने सत्य बताया, अभी तो लगता है कि ठीक ठाक ही बताया। अब इसके विपक्ष की तरफ बातों को सोचो। हम लोगों ने पढ़ा कि किसी चुंबक को हम अगर उच्च ताप पर रख दें तो उसका चुंबकत्व तो जल्द ही नष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को विचुंबकन, डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो बच्चा लोग, पृथ्वी के अंदर का ताप बड़ा उच्च होता है, इसका प्रमाण है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का नाम सुना है, वोल्केनो। वोल्केनो में क्या होता है, एक गड्ढा बन जाता है जिसको क्रेटर कहते हैं, एक मुख, एक होल बन जाता है जिसमें से कुछ ज्वलनशील पदार्थ जो उच्च ताप पर होते हैं 500-5000 डिग्री सेल्सियस तक, जो पेड़ पौधों पर, हरे भरे पेड़ पौधों पर गिरकर उसको गला देते हैं, जला डालते हैं। और ये कहाँ से निकलता है, पृथ्वी के अंदर से। कोई उसको गर्म करके तो नहीं निकालता है, पृथ्वी को स्टोव पर गर्म करके तो नहीं ऐसा किया गया है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के अंदर से अपने आप निकलती है। और इसका कारण यही है कि पृथ्वी के अंदर का ताप बहुत उच्च होता है और इस उच्च ताप पर किसी चुंबक में चुंबकत्व का रहना असंभव है। तो गॉस ने कहा कि कुछ चुंबकीय पदार्थों के कारण चुंबकत्व है, तो क्या ये चुंबकीय पदार्थ ऐसे उच्च ताप पर अपने चुंबकत्व के गुण को बरकरार रख सकते हैं? कभी नहीं। मतलब गॉस का मानना भी समझ से परे, ये भी सही नहीं लगता। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत आए, पक्ष में ज़्यादा, विपक्ष में ज़्यादा बात, पक्ष में कम, विपक्ष में ज़्यादा बातें महसूस हुई। अब उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, प्रोफेसर ब्लैक कैट। नाम भी देखो, ब्लैक कैट, काली बिल्ली। तो प्रोफेसर ब्लैक कैट, काली बिल्ली, नाम बने जाना है, ये अंग्रेज थे। तो इन्होंने एक सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। इसका कारण क्या है? तो कारण बच्चों ध्यान से समझना। इन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर आवेशित कण है, बिल्कुल हर पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो आवेशित कण है ना, बिल्कुल है। तो इन्होंने कहा कि चूंकि ये आवेशित कण पृथ्वी के अंदर हैं और पृथ्वी घूम रही है, तो ये भी घूम रहे हैं। सोचो, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना होता है ना। तो जो पृथ्वी के अंदर पदार्थ हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो आवेशित है,
न्यूट्रॉन की चलो बात नहीं करते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हर पदार्थ के अंदर है। बिल्कुल सही बात है, सोचते रहना। और पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही, अपनी धुरी पर घूम रही है। तो बताओ, ये चौक मेरे हाथ पर है, मेरा हाथ ये घूम रहा है, तो ये चौक घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? बिल्कुल। गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और इसके अंदर आवेशित कण है, आवेश गति करे तो विद्युत धारा। मतलब पृथ्वी की घूर्णन गति के संगत वो आवेशित कण भी गति करते हैं, और आवेशित कण गति करे तो एक विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। और हमने पढ़ा ऑस्टेड के प्रयोग, ऑस्टेड ने यह साबित किया था कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो जब पृथ्वी घूमेगी तो आवेशित कण भी घूमेंगे, आवेशित कण गति करेंगे, और आवेशित कण गति करेंगे तो एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और जहाँ विद्युत धारा उत्पन्न होगी वहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र अपने आप बन जाता है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी का चुंबकत्व है। तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो लगता है कि नहीं ठीक ठाक है, फिर भी बच्चों लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष, पृथ्वी का चुंबकत्व, ये भूचुंबकत्व की जो घटना है इतनी जटिल है, इतनी उलझी हुई है कि आज तक इसका 100% सही व्याख्या नहीं हुआ है। इसको पृथ्वी को चुंबक मानने का 100% प्रमाणित सिद्धांत अभी तक नहीं है। ये एक सिद्धांत है जो लगभग, ये भी प्रमाणित नहीं है। हमने एक ही निष्कर्ष कहा कि अभी तक कोई सिद्धांत नहीं है जो 100% प्रमाणित हो, जो यह साबित करता हो कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या निकलेंगे कि भूचुंबकत्व संबंधी घटना इतनी जटिल है, इतनी उलझी हुई है कि आज तक इसकी सही व्याख्या नहीं हो पाई है। अर्थात पृथ्वी को चुंबक मानने का 100% प्रमाणित सिद्धांत आज भी नहीं है, अंदाजतन सिद्धांत ही। ये सब वैज्ञानिक भी, बहुत सारे और भी किताब पढ़िएगा तो और 7-8 सिद्धांत है, कितना जानिएगा, 2-3 काफ़ी है। तो ये जो सिद्धांत प्रोफेसर ब्लैककैट ने दिया था, आज के डेट में इसी को माना जाता है, यही सिद्धांत आजकल प्रचलित है। फिर भी ये सिद्धांत भी प्रमाणित नहीं है, लेकिन इन सिद्धांतों पर हम तर्क वितर्क सिद्धांत को लागू करते हैं तो लगता है कि नहीं, जब तक धारा बह रही है तब तक चुंबक है, धारा खत्म हो जाएगी तो चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। क्या किसी ने धारा को देखा है? उस धारा को कैलकुलेट किया है? नहीं। तो ये हमारे भूचुंबकत्व के कारण या सिद्धांत हुए। अब जानते हैं भूचुंबकीय तत्व। अब पृथ्वी के चुंबकत्व को और बढ़िया से समझना है तो हमें कुछ और बातों को जानना होगा। वो क्या? भूचुंबकीय तत्व पृथ्वी के चुंबकत्व को और बढ़िया से समझने के लिए हमें कुछ और बातों की जानकारी होनी चाहिए जिन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि भूचुंबकीय तत्व क्या है, तो हम क्या जवाब देते हैं कि पृथ्वी के चुंबकत्व संबंधी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए हमें कुछ और बातों की जानकारी होनी चाहिए, और इन बातों को हम लोग भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। ये भूचुंबकीय तत्व कितने हैं? भूचुंबकीय तत्व 3 हैं। कौन कौन? भूचुंबकीय तत्व मुख्यतः 3 है। पहला है दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरा है नमन या नति कोण। एंगल ऑफ डिप। और तीसरा है पृथ्वी के
चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिज्म। ये तीन भूचुंबकीय तत्व कहलाते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि भूचुंबकीय तत्व कौन है? तीन। कौन कौन? दिक्पात कोण, नमन या नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब इन तीनों को बारी बारी समझते हैं। दिक्पात कोण क्या है, इसको मिटाते हैं। भूचुंबकीय तत्व क्या है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही सही व्याख्या करने के लिए हमें कुछ घटकों, कुछ राशियों को जानना आवश्यक होता है और ये राशियां भूचुंबकीय तत्व कहलाती हैं। भूचुंबकीय तत्व तीन है, दिक्पात कोण, नमन कोण और तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इन तीनों को अब बारी बारी समझते हैं। पहला, दिक्पात कोण। देखो, हमारा भौगोलिक जो दिशा है, भौगोलिक, वह ऐसे है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओरिजिन। तो इस लाइन को, इस रेखा को, इस समतल को हम लोग कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर। मेरिडियन। भौगोलिक याम्योत्तर का मतलब वह समतल जिसमें ये रेखा, यह सतह स्थित हो। इस समतल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। मतलब हमारे सरल भाषा में, किताबी भाषा को हटाइए, हमारे भूगोल में जो उत्तर दक्षिण दिशा है, इस समतल को क्या कहेंगे? भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। हमारा ये जो हम लोगों ने बनाया है, उत्तर दक्षिण, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ। अब जो हमारी पृथ्वी तो सीधी है नहीं, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा, थोड़ी झुकी हुई है। तो ये हमारी पृथ्वी एक क्षण चुंबक को मान लिया जाए तो यह चुंबक नॉर्थ साउथ, ये हमारी पृथ्वी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है ना? तो ये पृथ्वी के चुंबक है। चुंबक के पृथ्वी के दो ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये पृथ्वी एक चुंबक है, तो इस चुंबक का, तो ये भी तो एक याम्योत्तर है, जैसे ये हमारे भूगोल का याम्योत्तर था। तो ये चुंबक का याम्योत्तर है और इसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर, ये चुंबकीय याम्योत्तर है। चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा, भूगोल का उत्तर दक्षिण दिशा भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा चुंबकीय याम्योत्तर। तो ये दो याम्योत्तर, मेरिडियन, दिशा कह सकते हैं, समतल कह सकते हैं, ये हो गए। अब थोड़ा ध्यान से देखो इन याम्योत्तरों को जानने के बाद कि भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को
न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखो अब चित्र में कौन दिक्पात कोण हुआ। तो ये भौगोलिक याम्योत्तर, ये चुंबकीय याम्योत्तर, इनके बीच में ये कोण बन रहा है ना, इसी कोण को क्या कहेंगे? दिक्पात कोण। तो चित्र में थीटा दिक्पात कोण है। इसका मान भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। तो दिक्पात कोण क्या है? कोण, बचल कोण, ये गणित की चीज है, कोई फिजिक्स की चीज है नहीं। तो कह सकते हो सर ये रेखा और इस रेखा के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ये तो चित्र कहता है। ये रेखा कौन है? भौगोलिक याम्योत्तर। ये रेखा कौन है? चुंबकीय याम्योत्तर। तो परिभाषा क्या हमारा बना? भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच एक न्यून कोण बनता है, इस न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, थीटा से सूचित करते हैं। इसका मात्रक मान भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 की तरफ चले, इसको मिटाए। नमन या नति कोण। दूसरा नमन या नति कोण। चलो एक बार फिर से उस चित्र को बनाओ। आप वो चुंबक अब इधर से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, उधर से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये क्या हो गया? भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर। ये क्या हो गया? चुंबकीय याम्योत्तर। और अब बात समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, नॉर्थ साउथ, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अगर मान लिया जाए B, तो थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये B हो गया, चुंबकीय क्षेत्र B हो गया। तो इस B के चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है ना, तो इसके तो 2 घटक हो जाएंगे आधार पर। आधार ये हो गया तो B cos, लंब ये हो गया तो B sin। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक, इसको कहेंगे हम लोग क्षैतिज घटक और इसको कहेंगे हम लोग उदग्र घटक, है ना। तो ये हो गया इस B का, ये हो जाएगा उदग्र घटक और ये हो जाएगा क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, और ये उदग्र घटक। उदग्र मतलब ऊपर नीचे। और ये हो गया पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B। तो इस चित्र में देखो एक और कोण बना। कौन? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र B है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र B और उसके क्षैतिज घटक के बीच एक कोण बना। इस कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। इस कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। तो क्या परिभाषा देंगे? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा उसके परिणामी क्षेत्र के बीच बने कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। नति कोण कहते हैं। चित्र में नति कोण कौन है? थीटा। चित्र में थीटा नमन या नति कोण है, नति कोण है। अब चलो इस पे कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या?
कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान, ध्रुवों पर नमन कोण। तो चलो बच्चा थोड़ा ध्यान दो, ध्रुव तो ये न है नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो इसको ऐसे कर देंगे तो ये थीटा कितना हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, तो थीटा 90 ना। तो याद रखना ध्रुवों पर नमन कोण या नति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। और ये रेखा क्या कहलाती है बाबू, ज्योग्राफी में जब ये ग्राफ खींचोगे ना तो इस रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा पर कितना, तो इसको ऐसे सीधे ऐसे कर दोगे तो विषुवत रेखा पर आ जाएंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री। तो ये हो गया हमारा नमन कोण या दिक्पात कोण। तीसरा आते हैं, तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक, तो थोड़ा ध्यान दो, घटक तो अभी पीछे बता रहे थे कि ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी है, इस बी का क्षैतिज घटक, क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल एच से डिनोट करते हैं, तो इसको शॉर्टकट में बी एच कहेंगे। ये वर्टिकल है तो इसको बी भी वर्टिकल, क्षैतिज घटक को पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कौन है, बी। इसका क्षैतिज घटक कौन है चित्र में, क्षैतिज घटक को हमने बी हॉरिजॉन्टल एच कहा, उदग्र घटक को बी वर्टिकल, और नमन या नति कोण को नमन या नति कोण थीटा। तो इस तरह से चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी के दो घटक हो जाएंगे, आधार पर क्षैतिज घटक बी एच और उदग्र पर क्षैतिज घटक बी भी। चलो इस चित्र में सजाते हैं। इस चित्र में ये क्षैतिज घटक ये कौन हो गया, बी एच, ये उदग्र घटक कौन हो गया, बी भी हो गया, ये हो गया थीटा, ये हो गया बी। तो चारों राशियां इस चित्र में भी प्रदर्शित हो गई। हमें तो क्षैतिज घटक ही बताना है, लेकिन हम आपको सब बताएंगे। हमारा तो क्षैतिज घटक ही टॉपिक है कि क्षैतिज घटक का मान बताओ। क्षैतिज घटक परिभाषा नहीं बता सकते क्योंकि ये परिभाषा है नहीं। क्षैतिज घटक में अभी बताइए तो हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े हैं कि कोई सदिश राशि ऐसे आने लगे तो उसके क्षैतिज और उदग्र दो घटक होने लगेंगे। क्षैतिज घटक में कॉस लगेगा, उदग्र घटक में साइन लगेगा। तो बी के दो घटक बी एच और बी भी, याद रखना आप। अब चलिए क्षैतिज घटक का मान निकालते हैं। नंबर 1 क्षैतिज घटक, मेन तो यही है ना, यही हमारा टॉपिक है। क्षैतिज घटक को बी एच से सूचित किया गया। चलो इस क्षैतिज घटक बी एच का मान, इसको ऐसे मिला दो, यहां मिला देते हैं। तो इसमें कॉस थीटा का मान बताओ तो। कॉस थीटा आधार, ये आधार ये तो बी एच है आधार, बटा कर्ण तो बी है, कर्ण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो बी एच बराबर क्षैतिज घटक बी कॉस थीटा। क्षैतिज घटक का मान निकल गया। बी एच बराबर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी कॉस थीटा, थीटा नमन कोण या नति कोण का मान है, जो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होगा। चलिए तो टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन घटक तो दो हुए, दूसरे घटक का मान उदग्र घटक बी भी। चलो यहां साइन थीटा का मान निकालो तो। साइन थीटा लंब ये वाला तो देखो ऐसे बी भी है ना, ऊपर नीचे कौन आ रहा है, बी भी।
अब बटा में बी, देयरफॉर बी भी बराबर बी साइन थीटा। तो इस सूत्र से क्षैतिज घटक BH निकाल सकते हैं, इस सूत्र से उदग्र घटक BV निकाल सकते हैं। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक, क्षैतिज घटक BH, उदग्र घटक BV। BH निकालने का, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B दिया रहे और नमन कोण थीटा दिया रहे तो BH और BV का मान निकाल सकते हैं। अब इसका उल्टा सोचो, थ्योरी तो कंप्लीट हो गया लेकिन और एक्स्ट्रा बातें को जाने हम कि इस अभी हम लोगों ने क्या निकाला कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B दिया रहे और नमन कोण थीटा दिया रहे, B दिया रहे और थीटा दिया रहे तो क्षैतिज और उदग्र घटक निकाले जा सकते हैं। इसका उल्टा, अगर क्षैतिज घटक और उदग्र घटक दिए गए हो तो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B और नमन कोण का मान कैसे निकालें, उसके लिए क्या हो, तो उसके लिए भी हम लोग यहां निकाल सकते हैं। तीसरा, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B है। तो हमने क्या कहा, अभी तक हम लोग के पास B और थीटा था, B और थीटा से BH और BV निकाल लिया। अब उल्टा BV और BH है तो B और थीटा निकालना है। तो कुछ नहीं बच्चा लोग, थोड़ा ध्यान से देखो, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दो। समीकरण 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से, चलो करते हैं, B निकल जाएगा। तो BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर बराबर B cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा का स्क्वायर। BH स्क्वायर BV स्क्वायर बराबर B स्क्वायर कॉमन कर लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर बराबर B स्क्वायर इंटू 1। तो B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो रूट ना, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो अभी हमने क्या कहा था कि हमारे पास BH और BV, क्षैतिज घटक और उदग्र घटक, क्षैतिज घटक और उदग्र घटक दोनों दिए रहे तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B निकाला जा सकता है। और नमन कोण, नमन या नति कोण थीटा निकालना हो तो क्या करना है, आप देखो, 2 में 1 से भाग दे दो, समीकरण 2 में भाग दे दो 1 से, क्या हो जाएगा, B साइन थीटा बटा B कॉस थीटा बटा में BV बटा में BH, B कट गया, tan थीटा बराबर BV बटा BH। तो थीटा बराबर tan इनवर्स BV बटा BH। तो इस सूत्र की सहायता से, ये 4 नंबर समीकरण, इस सूत्र की सहायता से हम किसी स्थान पर नमन कोण या नति कोण का भी मान निकाल सकते हैं। तो बच्चा लोग, ये हमारा हो गया पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, उसके दोनों घटक निकाले जा सकते हैं, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी निकाला जा सकता है, नमन या नति कोण का मान निकाला जा सकता है। तो आज का टॉपिक जो हमारा था भूचुंबकत्व, उसके सारे टॉपिक आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब अगले टॉपिक में चुंबकीय पदार्थों के बारे में जानेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।